मवेशी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मूलभूत आधार होते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थ का एक ऐसा जरिया है जिसका खूब इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश में मवेशी या फिर पशुधन ग्रामीणों की जीविका का मुख्य साधन है। ये गरीबी को काफी हद तक कम करते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में 2020 तक पशु खाद्य पदार्थ की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा डेयरी पशु आबादी वाला देश। हमारे पास करीब 20 करोड़ मवेशी और 10 करोड़ भैंसें हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जो अनगिनत घरों में आय का मुख्य जरिया है। आज भी भारत के अनेक गांवों में दूध और पशुपालन का काम पीढ़ियों से होता चला आ रहा है। शहरों में आज भी सुबह की शुरुआत दूधियों से होती है, जो घर घर में दूध बांटने जाते हैं। ये रोजाना की एक आम तस्वीर है। सुबह के 4:30 बज रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन दूधियों से भरा हुआ है। ये दूधिये आसपास के शहरों या फिर गांवों से दूध की बाल्टियां लेकर तड़के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और फिर लंबा सफर पूरा करते हुए ये दूध पास के शहरों तक पहुंचता है। दूध हमेशा से ही भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा रहा है। यहां तक कि ज्यादातर भारतीय गाय को मां का दर्जा देते हैं। ऐसी धारणा है कि दूध शुद्ध गुणों से भरपूर होता है। इसीलिए दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में किया जाता है। दूध और घी से बनाई जाने वाली मिठाइयां भगवान को प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। दूध के महत्व को इस बात से भी समझ सकते हैं कि ये शिशु के पहले भोजन से लेकर मृत्यु से जुड़े आखिरी अनुष्ठान में भी शामिल है। अगर आप भारत में हैं, तो बेशक दूध से बनने वाली स्वादिष्ट मिठाइयों को खाने से आप रोक नहीं सकते। भारत जैसे बड़े और विविध देश में एक आम बात और है, और वो है सुबह की दूध वाली कड़क चाय। चाय की छोटी दुकान वालों का कारोबार तड़के ही शुरू हो जाता है। आमतौर पर काम पर सुबह निकलने वाले मजदूर इनके पहले ग्राहक होते हैं। भारत में दूध के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन यानी कि खपत का एक अनूठा ढांचा है। दूध उत्पादन करने वाले किसी भी देश से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। भारत विश्व में डेयरी पदार्थों का सबसे ज्यादा उत्पादन और खपत करने वाला देश है। यहां पर उत्पादित होने वाले दूध का लगभग 100% इस्तेमाल में लाया जाता है। भारत का डेयरी उत्पादन सेक्टर दूसरे देशों से अलग है, क्योंकि यहां भैंस और मवेशी के दूध पर ज्यादा जोर दिया जाता है। पशुपालन भारत में पारंपरिक आजीविका का साधन रहा है और ये कृषि अर्थव्यवस्था से काफी करीबी से जुड़ा हुआ है। भारत करीब 20 करोड़ आबादी के साथ विश्व में 14.4% मवेशियों वाला देश है। इनमें से 83% स्वदेशी है। भारतीय मवेशी काफी शक्तिशाली होते हैं। इनकी प्रजनन प्रणाली भारत के पर्यावरण और वातावरण के अनुकूल होती है। ये गर्मी को झेल लेते हैं और साथ ही इनमें बीमारियों से लड़ने की भी अच्छी क्षमता होती है। इसके अलावा प्रतिकूल परिस्थितियों और कम पोषण में भी
भारतीय मवेशी जीवित रहने की खूबी से लैस होते हैं। दुनिया में 30% मवेशी आबादी वाले भारत में प्रति पशु उत्पादकता काफी कम है। इसका सीधा असर आर्थिक लाभ और पशुपालन करने वाले किसानों के मुनाफे पर पड़ता है। फिलहाल पशुपालन क्षेत्र जीडीपी में 4.1% का योगदान दे रहा है। वहीं दूसरी ओर 2050 तक भारत में दूध की मांग दोगुनी होने वाली है। ऐसे में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने और किसानों की आय में वृद्धि के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को बढ़ाने के लिए स्वदेशी मवेशियों को बेहतर बनाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि मवेशियों की गुणवत्ता और उनके मानकों में सुधार किया जाए। First, to find out which are the pure breed of our indigenous cattle. Why it is necessary? Because this country has got 41 breeds in various agricultural climatic conditions. Some will survive in extreme heat, some will survive in extreme drought conditions, some will survive in hilly areas where water doesn't stop, some will survive in very rainy areas, some will survive in very cold. So there are various conditions where these cattle were for million years stabilized. They are the one which survived. There were others who were relatively weaker and died. डेयरी पशुओं के बीच एक बड़ी संख्या बेकार पशुओं की भी होती है, जो भोजन और चारे के लिए डेयरी पशुओं से लगातार मुकाबला करते हैं। देसी नस्लों की आबादी तेजी से घट रही है और इसका कारण है ऐसे घरेलू पशुओं का कृत्रिम गर्भधारण जिनकी कोई जानकारी या डेटा उपलब्ध नहीं है। नतीजतन ज्यादा उत्पादन वाले पशुओं के लिए क्रॉस ब्रीडिंग एक आसान तरीका बन गया और इसका तेजी से इस्तेमाल होने लगा। 1960 के दशक की शुरुआत में एक्सोटिक जर्म प्लाज्म का उपयोग घरेलू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका परिणाम भी भुगतना पड़ा। इसकी वजह से आज घरेलू नस्लों का काफी नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा बाहर से मंगाई गई नस्लें वातावरण के अनुकूल अपने आप को यहाँ नहीं ढाल पाईं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी गुणवत्ता में कमी आती गई। The crossbreds do not give us that many number of progeny or babies for common people as the native breeds would give. So if a farmer with a native breed of let us say any breed gives you 7, 8 or 9 babies in lifetime, the crossbred will give you 4. Then the kind of infertility creeps in. One of the major requirement of this country is definitely to conserve indigenous breeds. It's coming up, as I said. This gene pool is very, very precious, and for million years this species survived. We are losing on pure breeds of the animals because of the cross breeding. जैसा कि भारतीय मवेशी गर्म जलवायु के अनुकूल और बीमारियों से प्रतिरोधी होते हैं, इनका दूसरे देशों में क्रॉस ब्रीडिंग के लिए खूब इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में शुद्ध प्रजाति के मवेशियों की संख्या में भारी कमी आई है। आलम यह है कि भारत में शुद्ध प्रजातियां अब दूर दराज के इलाकों में देखी जा सकती हैं। भारतीय पशुओं की आनुवांशिक विविधता का नुकसान वैश्विक प्रवृत्ति से घटती क्षमता का एक उदाहरण है। इस प्रवृत्ति को बदलने की सख्त जरूरत है। मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई तकनीकें और विधियां अपनाई जाती हैं। जानवरों का चयन मुख्य रूप से उनके फिनोटाइप पर आधारित होता है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले मवेशियों का चुनाव प्राथमिक चयन कार्यक्रम में किया जाता है। Whenever a bull is born, you have to really follow up whether that bull is good or bad. So for that, what you really need is a traditional breeding program where the semen will be distributed to various villages, and they will keep a record of that.
and when the babies are born, basically you have to follow the calf. If it is a female, then it has to become of reproducible age, then it will get pregnant and reproduce, and then it will start giving milk, and then that record has to be kept. So hundreds of such records are to be collected. It's not only one bull. You have to keep on doing this business with several bulls, because you don't know which one of them will be in future called as elite. So then, keeping such records, you have to evaluate the genetic value of the bull, and maybe out of the hundreds bull you have tested, you will find one or two bulls whose semen seem to be good enough to repeatedly produce progeny which are having high milk yield. कृत्रिम गर्भाधान के आने के बाद मवेशियों के चयन के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए। ये चयन कार्यक्रम बैल की संतान के प्रदर्शन पर आधारित होते थे, जिन्हें प्रोजेनी टेस्टिंग या फिर संतान परीक्षण के नाम से जाना जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। प्रोजेनी टेस्टिंग या फिर संतति परीक्षण में अलग अलग संभोग द्वारा पैदा हुई संतानों का आकलन किया जाता है। कई संतानें उत्पन्न करने के लिए इस परीक्षण में एक नर को विभिन्न वातावरण में कई मादाओं के साथ संभोग कराया जाता है। प्रजनन मूल्य के सही आकलन के लिए एक लंबा समय चुना जाता है, ताकि मौसम, प्रबंधन और वातावरण जैसे प्रभावों को नकारा जा सके। इस तरह संतान का औसत प्रदर्शन मिलता है और ब्रीडर को नर के संबंधित गुणों की जानकारी मिलती है। सांडों का मूल्यांकन उनकी बेटियों यानी कि बच्चियों के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। If you talk about a bull contributes to more than half a herd, because bull is responsible for most of the progeny in the herd. So people started progeny testing, where bull is selected on the basis of the progeny it produced, and in that process what happens is the generation interval is quite high, because it takes around 6 to 8 years for a progeny, for a bull to be producing some milk and then having the records of its own. पहले से चले आ रहे प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम या फिर प्रोजेनी टेस्टिंग कार्यक्रम के तहत सबसे बेहतरीन गाय और सांडों द्वारा विकसित किए गए कुछ बैलों का परीक्षण किया जाता है। कई परीक्षणों के बाद इन्हें चयनित पशुओं के झुंड या फिर गायों में वितरित कर दिया जाता है। जितना संभव हो उतने गांवों में बेटियों प्रति बैल की पहली स्तनपान रिकॉर्ड बहुत उच्च विश्वसनीयता वाले बैल के प्रजनन मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है। संतति परीक्षण सांडों का सर्वश्रेष्ठ 1 से 10% तथा रिकॉर्डेड गायों का सर्वश्रेष्ठ 1 से 10% बछड़ों का उपयोग अगली पीढ़ी के सांडों के उत्पादन के लिए किया जाता है। बछड़ों का दोबारा परीक्षण किया जाता है और ये चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। संतति परीक्षण के श्रेष्ठ 10 से 15% सांडों का प्रयोग प्रतिस्थापन बच्चियों के उत्पादन के लिए किया जाता है। प्रजनन कार्यक्रमों में प्रोजेनी टेस्टिंग अर्थात संतति परीक्षण को मुख्य रूप से इसलिए शामिल किया गया ताकि दूध के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। अभी तक प्रोजेनी टेस्टिंग पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद विधि है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां हैं।
इसकी एक सबसे बड़ी कमी ये है कि इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। एक अकेले बैल का चुनाव करने के लिए 6 से 10 साल लग जाते हैं। इसके अलावा भी इस परीक्षण की और भी कमियां हैं जो भारत के लिहाज से प्रजनन कार्यक्रमों को प्रभावित करती हैं। संतति परीक्षण में ब्रीडिंग वैल्यू यानी कि प्रजनन मूल्य की गणना करने के लिए 100 संतानों के डेटा की जरूरत होती है। इस परीक्षण में बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत तो होती ही है, इसमें लागत भी काफी आती है, जबकि फिनोटाइप डेटा इकट्ठा करना भी अपने आप में एक मुश्किल काम है। इस पूरी प्रक्रिया में केवल अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ ही बैलों का चयन किया जाता है। इस तरह पूरे भारत में प्रजनन परीक्षण में पास हुए कुछ ही बैलों का प्रजनन कार्यक्रम में इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि भारत में बड़ी संख्या में बैलों की आवश्यकता है। प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान बेहद जरूरी है, लेकिन ग्रामीण भारत में अब भी बहुत से किसान कृत्रिम गर्भाधान को या तो स्वीकार नहीं करते या फिर ये उनकी पहुंच से बाहर है। If you are talking about the same bull having several records in the same herd, it takes around 6 to 8 years, and you'll never know. After all this entire exercise, that bull may still be useful or still may not be useful. So here you are running at a loss of maintaining the bull as well as the progeny that the bull is giving, and you are also losing time, substantial amount of time. And in animal breeding, generally what happens is like we calculate genetic gain per year. And when you are calculating genetic gain per year, the denominator which you have is almost around 6 to 8 years, and that genetic gain is quite less in the case of progeny testing. I don't say progeny testing was not successful, progeny testing is successful, but take the case of selecting the animal when it is born and losing that denominator now and having only 1 year as a denominator. You can have a genetic gain which is unimaginable. मवेशियों के आनुवांशिक सुधार और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पारंपरिक विधियां कुछ हद तक ही काम करती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए जीनोमिक सिलेक्शन ने मवेशी उद्योग में वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीनोमिक सिलेक्शन में वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करते हुए ज्यादा उत्पादन करने वाले पशु विकसित किए जाते हैं। इस वैज्ञानिक तरीके का एक और फायदा ये है कि भविष्य में रोग रहित मवेशी भी विकसित किए जा सकेंगे। स्वदेशी मवेशियों के गुणों, खासकर दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कैटल जीनोमिक्स को और भी बेहतर बनाने की जरूरत है। ये संतति परीक्षण की कई बाधाओं को खत्म कर सकती है। ये बछड़ों के चयन में लगने वाले समय को भी कम कर सकती है। जीनोमिक्स के जरिए पशुओं की दूसरी विशेषताओं या फिर गुणों जैसे रोग प्रतिरोधकता, कृषि जलवायु अनुकूलन को चुनने में मदद करेगी। संतानों के प्रारंभिक चरणों में न दिखाई देने वाली आनुवांशिक बीमारियों को पहचानने में भी मदद करेगी। इसी तरह से जीनोमिक्स का उपयोग करते हुए पशुधन क्षेत्र को भारी मात्रा में नुकसान से बचाया जा सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इस दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। इस संस्थान द्वारा जीनोमिक्स के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए गए हैं। पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादकता को और भी बेहतर बनाने के लिए एनआईबी द्वारा नवीन जैव प्रौद्योगिकियों का लगातार उपयोग किया जा रहा है। आइए सबसे पहले आनुवांशिकी और इसके अध्ययन को समझते हैं। हर एक जीव में डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये एक ऐसा कोड है जो जैविक क्रियाओं को निर्देशित करता है और साथ ही ये जीव के विकास और पर्यावरण के साथ उसके व्यवहार की निगरानी करता है। जीनोमिक्स डीएनए कोड को समझने, व्याख्या करने
और उपयोग में लाने का विज्ञान है। इसका इस्तेमाल आम जीवन की समस्याओं का समाधान निकालने में किया जाता है। ये विज्ञान का एक अंतः विषय क्षेत्र है जो जीनोम की संरचना, कार्य, विकास, मानचित्रण और संपादन पर आधारित है। जीनोम एक जीव का पूरा डीएनए सेट होता है जिसमें इसके सभी जीन्स शामिल होते हैं। जेनेटिक्स के विपरीत, जिसमें हर एक जीन्स और वंशानुक्रम में इसके योगदान का अध्ययन किया जाता है, जीनोमिक्स का लक्ष्य जीन की सामूहिक विशेषता और मात्रा को बताता है, जो एंजाइमों और मैसेंजर अणुओं की सहायता से प्रोटीन के उत्पादन को निर्देशित करता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों की रुचि जगाने के उद्देश्य से साल 2019 में इंडिया साइंस चैनल की शुरुआत की गई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शुरू किया गया इंटरनेट आधारित ये विज्ञान वेब चैनल विभाग के स्वायत्त संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस चैनल पर विज्ञान पर आधारित डॉक्यूमेंट्रीज, ताज़ा विषयों पर स्टूडियो चर्चा, साक्षात्कार और हर आयु वर्ग को आकर्षित करने वाली विज्ञान लघु फिल्में और साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट की पहुंच आज हर जगह, हर व्यक्ति तक है। ऐसे में देश में वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए ये माध्यम सबसे उपयुक्त कहा जा सकता है। मवेशी जीनोमिक्स जीनोम स्तर पर स्वदेशी पशुओं की जानकारी मुहैया कराएगा। इसके द्वारा ऐसे अनेक उपाय अपनाए जा सकते हैं जिससे मवेशियों की गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है। ये सही नस्लों की पहचान में भी मददगार साबित होगी और साथ ही प्रजनन विकास और नस्ल संरक्षण कार्यक्रमों में मिली जुली आबादी वाले पशुओं में असली नस्ल की पहचान में भी सहायक होगी। ये जीनोमिक चयन कार्यक्रम के लिए बड़ी मात्रा में मार्कर और एसएनपी चिप्स प्रदान कराएगी, जो मवेशियों की किसी भी विशेषता को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। पशुओं में विशेष रूप से दूध उत्पादन को सुधारा जा सकेगा। We can take the help of the genomic information to find out that at birth, if I take a blood sample, take some DNA material, that which bull has got all those required SNPs, which by this whole study we will calculate to be really yielding or resulting into a sperm which when fertilizes egg of a cow, it produces a very good progeny which gives more milk. So in childhood, instead of going through that 6 or 8 years of progeny tested bull in traditional method, if you now even at birth pick up 100 to 200 bulls and do this testing and say, okay, these 2 bulls are guaranteed to give you semen or sperm which will produce females which will have very high milk values. So you can select them now. NIB ने कैटल जीनोमिक्स कार्यक्रम को 2 चरणों में बांटा है। पहले चरण में स्वदेशी मवेशी नस्लों के पूरे जीनोम की पहचान की जाती है। इसके लिए अलग अलग नस्लों के जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाती है और इसके बाद उच्च क्षमता वाली SNP या सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म चिप्स तैयार की जाती है। इसी चिप को दूसरी नस्लों के साथ जीनोटाइप किया जाता है। जीनोमिक्स में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आनुवांशिक चयन की एक दमदार तकनीक है। मवेशियों में एक छोटी चिप पर हर एक पशु का SNP प्रोफाइल तैयार किया जाता है। इसके द्वारा जीनोम में मौजूद 50,000 SNPs की पहचान की जा सकती है। ये एक छोटा कांच का हिस्सा होता है जिसका आकार नाखून के बराबर होता है। इसमें काफी ज्यादा संख्या में छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। हर एक छेद में DNA की छोटी मात्रा होती है। ये पशुओं के टिश्यू सैंपल से लिए गए होते हैं और इन्हें DNA सीक्वेंस रीडिंग मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता है। इन चिप्स को पढ़ना जानवर के विभिन्न लक्षणों के बारे में जानकारी देता है। If we come up with a chip that can identify, okay, this contains around 60% of GIR and 40% of something else,
right, then we can tell the farmer, yes, you have a breed, but this is not a purebred animal. It's a association of bunch of SNPs which eventually convert into a phenotype. That phenotype can be more milk yield, or can be a resistance to a particular disease, or it can be more ability to digest food efficiently. जीनोमिक चयन को लागू करने के लिए दूसरे चरण में पहले चरण में तैयार किए गए संसाधनों का उपयोग होगा। इसमें मवेशियों की बड़ी संख्या जीनोटाइप्ड और फिनोटाइप्ड होगी। जीनोमिक प्रजनन मूल्य को जांचने के लिए एक गणितीय मॉडल भी विकसित किया जाएगा। बछड़ों का चुनाव उनके जन्म के समय से ही कर लिया जाएगा। ये प्रक्रिया आमतौर पर लगातार दोहराई जाती है, जो टेस्ट पॉपुलेशन में दूध के उत्पादन को बढ़ा देती है। We believe that then we can, by that formula, we can find a bull who will have such SNPs which, at least from father's part, guarantee that baby will be high milk yielding baby. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस सफल कार्यक्रम के साथ भारत पशुओं के सुनहरे भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर डेयरी उद्योग को इससे और भी ज्यादा मुनाफा और मजबूती मिलेगी। बदले में किसानों की आय में वृद्धि होगी, यहाँ तक कि भविष्य में दूध की बढ़ती मांग को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। उम्मीद है कि मवेशियों के बाद छोटे पशु जैसे बकरियां और भेड़ों को भी लाइव स्टॉक जीनोमिक्स के सुधार कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे भारत स्वस्थ मवेशियों वाला एक स्वस्थ देश बनेगा।